नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके की क्लास। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर दोस्तों आप यूपीपी की तैयारी करते हैं, यानी कि दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, री एग्ज़ाम होने वाला है, वह एग्ज़ाम के लिए यह क्लास अति इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्लास रहेगी दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई या दोस्तों आरओ एआरओ किसी की भी तैयारी करते हैं जिसमें दोस्तों जीके पूछी जाती है, उसके पैटर्न पर यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक एक प्रश्न इसका दोस्तों अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पैटर्न पर। तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नों के साथ। इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलेंगे। पहला प्रश्न है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? बताइए। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? तो आप लोग कहेंगे भैया यह उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। जिसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। राजधानी हो जाती है इसकी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, बुक द योगा सट्रस ऑफ चिल्ड्रन यानी किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। द योगा सट्रस फॉर चिल्ड्रंस किसके द्वारा लिखी गई है यह किताब? बताएंगे। रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल या दोस्तों करुणा बंधन? बताने की कोशिश करेंगे। द योगा सत्रस फॉर चिल्ड्रंस पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, तो कहेंगे यह रूपा पाई द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि जो कि नरेंद्र मोदी से है, वो दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। क्या? एग्जाम वॉरियर्स। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया? बताइए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? 6, 5, 1 या फिर 2? बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 6 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? बताइए। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? बताएंगे। करुणा जैन, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, डायना एडुलजी? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? तो कहेंगे डायना एडुलजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या दोस्तों 26 जनवरी? बताने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं और यहाँ पर अवस्थिति दी है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे महावीर स्वामी अभ्यारण्य की बात करते हैं, ललितपुर में है, सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य दोस्तों कन्नौज में है, सही है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है, सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर यहीं पर होता है
किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह बलरामपुर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। रोपड़, मांडा, बनावली या दोस्तों हुलास? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 7 का। तो कहेंगे हुलास दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? बताइए, कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? बताएंगे। नाचला कोठारा का पार्वती मंदिर, बताइए। तिगवा का विष्णु मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर या दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर? बताइए। प्रश्न नंबर 8 का आप लोग आंसर करेंगे। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पर? ललितपुर में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? बताइए, सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। अगर दोस्तों अमेठी की बात करते हैं तो ये मूंज के उत्पाद के लिए जानी जाती है, ये सही हो जाएगा। आगरा की बात करते हैं जिसे दोस्तों पेठा नगरी के नाम से जानते हैं और यह चमड़ा उत्पादन के लिए भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उत्पादन में दोस्तों 2 जगह को याद रखा जाता है। एक देखो दोस्तों, पहले नंबर पर आ जाता है कानपुर, दूसरे पर आता है आपका आगरा। ठीक है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो दोस्तों यह रेडीमेड कपड़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन बागपत की बात करते हैं तो दोस्तों यह लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में खिलौनों के उत्पादन के लिए बात करते हैं, खिलौने सबसे ज़्यादा कहाँ पर खिलौने के उत्पादन में कौन सा हो जाता है, तो कहेंगे जो मेरठ जिला है वह खिलौनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहा में दोस्तों कबीर चौराहा में हुआ, जिनका वाराणसी में कबीर चौराहा में जन्म हुआ, बनारस के घराने से संबंधित हैं। बताइए, बनारस घराने से संबंधित हैं, प्रसिद्ध तबला वादक भी हैं। बताइए क्या होंगे? अल्लाह रक्का खां, अहमद जान तिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक उनका नाम बताइए जो दोस्तों वाराणसी के और दोस्तों बनारस घराने से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 10 का, तो कहेंगे पंडित किशन महाराज। ठीक है, पंडित किशन महाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? शिव, फूलदेही, डोल यात्रा, नुआखाई? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 11 का आंसर कहेंगे तो कहेंगे जो फूलदेही त्यौहार है यह दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है और दोस्तों उत्तराखंड को फूलों की रानी की कहा जाता है। क्या कहते हैं? फूलों की रानी उत्तराखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकला, खेल या दोस्तों चिकित्सा? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह चिकित्सा में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? अभी बता दिया दोस्तों, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए, केसी श्रीधरन पिल्लई,
CR राव, रघुराज बहादुर या दोस्तों पीवी महालनोबिस। बताइए, PC महालनोबिस। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर होगा PC महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बताएंगे सीरिया की राजधानी है। बताइए, सीरिया की राजधानी क्या होगी। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दमिश्क हो जाती है। क्या होती है? दमिश्क। ऑप्शन नंबर दोस्तों B करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गुजरात के किस शहर में दोस्तों ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। बताइए, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। बताइए, भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़ या दोस्तों आनंद। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह जूनागढ़ में है। ठीक है, कहाँ पर? जूनागढ़ में। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 16 का बात करेंगे। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। तो कहेंगे जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है वह दोस्तों राइट आंसर हो जाता है चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्करण धरोहर की सूची में शामिल है। बताइए, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्करण धरोहर की सूची में शामिल है। बताइए, थेयम, कुटियात्तम या दोस्तों चकियार कुथू या दोस्तों तिरुवाथिरी कालाई। बताइए, तिरुवाथिरी कली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का? तो कहेंगे कुटियाट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, BHIM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। बताइए क्या होगा? भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे इसमें कहेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। बताने की कोशिश करेंगे। भारत के GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। UK, कनाडा, अमेरिका, जापान। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे भैया यह कनाडा से चुना गया है। ठीक है, कहाँ से? कनाडा से चुना गया है। भारत में GST दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाता है। अगर दोस्तों विश्व की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रांस देश में दोस्तों GST लागू हुआ था। अगर सन की बात करते हैं फ्रांस में तो 1954 में लागू हुआ था, यानी कि 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में सबसे पहले। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इन 3 नदियों में से आपको बताना है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कहेंगे वह माही नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, माही नदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक होता है। बताइए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है। बताइए, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, उच्च ताप तथा मध्य वर्षा या दोस्तों उच्च ताप तथा भारी वर्षा। बताइए, प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जब गेहूं की फसल होती है उसके लिए दोस्तों मध्यम ताप और दोस्तों मध्यम वर्षा होती है, वर्षा की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो गेहूं दोस्तों हमारे ख़राब हो जाते हैं,
पीले पड़ जाते हैं और दोस्तों कहीं कहीं गेहूं में बिल्कुल जलने जैसी शिकायत आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, बताइए। यानी कि दोस्तों नेपाल है, उसके हमारे भारतीय राज्यों का एक समूह है, बताइए नेपाल से जो लगते हैं। सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर युग्म की बात की गई है, युग्म कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर कहेंगे सिक्किम और बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। नाथुला दर्रा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, रोहतांग दर्रा और दोस्तों पालघाट दर्रा, बताने की कोशिश करेंगे कौन सा सही नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों पालघाट दर्रा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पालघाट दर्रे की बात करते हैं तो यह केरल में स्थित है, सही है। रोहतांग दर्रा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में है, सही है। लिपुलेख दर्रा की बात करते हैं उत्तराखंड में है, सही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर नाथुला दर्रा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाथुला दर्रा यह हमारा कहाँ पर है, तो कहेंगे यह दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह कहाँ पर है, यह मेरे प्यारे साथियों सिक्किम में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइए। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। प्रश्न नंबर 24 का आंसर कहेंगे तो कहेंगे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनका दोस्तों वर्तमान नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ नाम था। और दोस्तों सारनाथ की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। क्या दोस्तों, पहला उपदेश दिया था। दोस्तों आज हमारा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, टेक्निकल इशू है, तो हम ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताते चलते हैं। आप लोग क्वेश्चनों पर ध्यान दें और आंसर को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से संगम साहित्य का एक कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है, बताइए। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। मणिमेलखे या दोस्तों शिल्पाधिकारम या दोस्तों तोलकाप्पियम या दोस्तों जीवक चिंतामणि। 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर तोलकप्पिकम होता है। क्या दोस्तों, तोलकप्पियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा नाम इसका डिफ़िकल्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे हम्पी, मगध, काशी, दोस्तों कांची या दोस्तों कल्याणी, तो कहेंगे हम्पी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 1928, 1929, 1931, 1935। 27 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वर्ष 1985 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या दोस्तों दिनसा वांचा, बताइए क्या था। 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा डैश अनुसूचियाँ थी। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, ठीक है, अनुच्छेद 395 थे और दोस्तों 22 भाग थे।
अनुसूचियाँ पूछी हैं उस वक्त अनुसूचियाँ कितनी थीं, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 29 का, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी वर्तमान में अनुसूची की बात करते हैं तो कहेंगे 12 अनुसूची हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, बताइए। अध्यक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार या दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कहेंगे अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये जीके के 30 प्रश्न थे, ठीक है। 30 प्रश्न जीके के थे। यह क्लास आपको कैसी लगी एग्जाम के पैटर्न पर, आपको पढ़ के अच्छा लगा है तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे साथियों शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको इस क्लास की दोस्तों PDF चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।